वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 14 ध्वनि। नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया है पीटने या आघात से, तार खींचना से, फूंकने से। तो देखिए यहाँ पे आपका ढोलक में और ढपली में पीटने या आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि यहाँ पे आपका गिटार और सितार दिया है, इन दोनों में तार के खींचने से ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद शंख और सीटी दिया है, इसमें फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस चित्र में एक बच्चा है जो आपका ढपली पे कुछ चावल के दाने रख के उसको पीट रहा है, जिससे चावल के दाने उछल रहे हैं। तो दर्शाए गए प्रयोग में चावल के दाने कंपन द्वारा उछल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचरण है, यानी ध्वनि का चलना। संचरण मतलब चलना। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करके करें। बनाए गए यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। तो बच्चों आपको ये बनाना है, 2 गिलास ले लीजिए, उसके बीच में धागे ले लीजिए, गांठ मार के बांध दीजिए। ठीक है, ये हमने बचपन में बहुत खेला है, आप भी खेलिए, ट्राई करिए, बहुत मजा आएगा। उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार लिखें। तो उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण ठोस माध्यम से हो रहा है। ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्न चित्र के अनुसार यदि ध्वनि का स्रोत पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो, तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश झुकाव पर पाइप को रखोगे? तो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए बच्चों हमको उसी एंगल पे रखना होता है जिस एंगल पे परावर्तक तल पे वो वस्तु रखी होती है। तो इधर 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ध्वनि ठोस सतह से परावर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोले तो हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी पर या उससे अधिक दूरी पर हों तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 16.6 मीटर से ज़्यादा दूरी पे होंगे तो जब हम बोलेंगे तो हमें वापस वो प्रतिध्वनि सुनाई देगी, जबकि यदि परावर्तक तल हमसे 16.6 मीटर से कम दूरी पर हो तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती, इसमें लगातार कंपन होते रहते हैं, इसे गूंज कहते हैं। उक्त को आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। अब देखिए 16.6 मीटर से कम है तो क्या होगा, गूंजेगी आवाज, प्रतिध्वनि वापस नहीं आएगी। प्रतिध्वनि बच्चों हमें सबसे अच्छी पहाड़ों पर सुनाई देती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है उक्त चित्र के आधार पर परावर्तित ध्वनि 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सी परावर्तित ध्वनि गूंज और कौन सी परावर्तित ध्वनि प्रतिध्वनि है। तो अब देखिए ये 17 मीटर दिख रहा है आपको, तो कम से कम 16.6 मीटर हमें चाहिए। तो ये देखिए आपका पहला नंबर वाला जो है ये आपका यहाँ तक गया और यहाँ मुड़ गया, यानी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे, तो ये 17 से कम ही है, 16.6 से कम ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गूंज। सेकेंड वाला देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ पे गई, यहीं पे ये परावर्तित हो गई, मान लो यहाँ तक गई फिर वापस मुड़ गई, तो यहाँ पे भी इसका जो पाथ है वो 17 मीटर से कम ही है, क्योंकि ये परावर्तित होके जा रही है ना। सीधे डायरेक्ट परावर्तक तल की दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए। फिर आप देखिए थर्ड भी आपका यहीं से मुड़ जा रहा है, तो ये भी हो गया गूंज। फोर्थ भी आपका देखिए बच्चों यहीं से मुड़ जा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गूंज। केवल 5th बच्चों जो है वो देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ से लगभग शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, तो लगभग ये 16.6 मीटर है। तो केवल यही जो ध्वनि है ये आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि के कोई 4 उपयोग लिखो। तो जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में, चमगादड़ द्वारा उड़ने में, कीटों द्वारा भोजन की खोज में, समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में। कह रहा है बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल ठोस, लकड़ी, लोहा, द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को से बड़ा या से छोटा द्वारा कम या अधिक बताएं। तो प्रकाश की चाल हमेशा ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो हम से अधिक लगाएंगे। ध्वनि की ठोस में चाल हमेशा सबसे अधिक होती है, तो ठोस में चाल ध्वनि की गैस में चाल से अधिक होगी। ध्वनि की लकड़ी में चाल और ध्वनि की लोहे में चाल। अब देखिए जब अगर दोनों वस्तुएं ठोस हैं
तो धातुओं में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो लोहा एक धातु है, तो हम से कम लगाएंगे क्योंकि ध्वनि की लकड़ी में चाल ध्वनि में लोहे की चाल से कम है। ध्वनि की जल में चाल, ध्वनि की गैस में चाल। तो ठोस के बाद सबसे ज़्यादा चाल होती है जल में और सबसे कम होती है गैस में। तो ध्वनि की चाल जल में चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कह रहा है उक्त का मिलान करो। कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे तेज धातु में होती है। ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, इसमें सीटी की आवाज़ है, यहाँ पे आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ है, यहाँ पे मच्छर की आवाज़ है और यहाँ पे आपकी ढोल की आवाज़ है। इसके आधार पे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे कह रहा है कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थिति के एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उस चित्र में ध्वनि संचरण को तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है, तो देखिए यहाँ पे जो मच्छर की ध्वनि है वो सबसे अधिक आवृत्ति वाली है। यहाँ पे आपको आवृत्ति ज़्यादा दिख रही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि है, तो सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि क्या है, लाउड स्पीकर की ध्वनि, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सबसे अधिक प्रबल ध्वनि है, तो सबसे अधिक प्रबल ध्वनि है हमारी ऑप्शन बी, लाउड स्पीकर की ध्वनि, तो हम बी को टिक करेंगे। सबसे अधिक तीव्र ध्वनि है, तो सबसे अधिक तीव्र ध्वनि फिर है मच्छर की ध्वनि, यानी ऑप्शन सी, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे।